इकोनॉमिक्स का चैप्टर फ्यूचर प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर। टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की जीडीपी की तरफ क्या योगदान है। 1950 से 1951 तक 51% योगदान था एग्रीकल्चर का, लेकिन 2016 से 2017 तक ये 17.4 हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर में कोई कमी आई। इसका मतलब ये है कि हमने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ भी ध्यान दिया है। तो जीडीपी की एग्रीकल्चर का जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन है 17.4 नियरली। सेकेंड आ जाता है सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। तो एग्रीकल्चर इसमें भी मदद करती है, क्योंकि वेज गुड्स वो गुड्स है जैसे वीट, राइस, पल्सेस, मेज़, बाजरा। 121 करोड़ पीपल को प्रोवाइड करते हैं ये वेज गुड्स एग्रीकल्चर। थर्ड आ जाते हैं सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि ओवर 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया की वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही इंगेज्ड है। फोर्थ आ जाता है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो एग्रीकल्चर सप्लाई करता है इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल्स, जैसे कॉटन सप्लाई करता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को एग्रीकल्चर, सीड्स सप्लाई करता है ऑयल इंडस्ट्रीज़ को, और शुगर केन सप्लाई करता है शुगर मिल्स को। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ पे सोर्स ऑफ डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रियल गुड्स का इम्पोर्टेंट सोर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स एग्रीकल्चर सेक्टर को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स, मशीन्स ये सब प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ जाता है सिक्स पे कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल ट्रेड। एग्रीकल्चर इसमें भी बहुत बड़ा योगदान देता है, इसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है टी, जूट, कैश्यू नट्स, कॉफ़ी और स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है। नेक्स्ट आ जाता है सेवेंथ पे कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। तो देश के घरेलू कृषि भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तथ्य से पैदा होती है कि भारत में देश में 1 अरब से अधिक ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। रेलवेज़ और रोडवेज़ दोनों ही बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर। अगला आ जाता है वेल्थ ऑफ द नेशन। क्यों ये एग्रीकल्चर में बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, करोड़ों का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है इरिगेशन सिस्टम्स लगाने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है जो कि फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर या विशेषताएं भारतीय कृषि की। सबसे पहला है लो प्रोडक्टिविटी। तो पहली है कि कम उत्पादकता, मतलब लो प्रोडक्टिविटी पर हेक्टर लैंड दूसरे देशों के मुकाबले कम है इंडिया में। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक जगह या लैंड पर ज़्यादा लोगों का काम करना, उससे ज़्यादा जितने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, मतलब वर्षा पर निर्भरता भी ज़्यादा है। मतलब फसल अच्छी होगी या नहीं पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर करती है कि फसल अच्छी होगी या नहीं। फोर्थ आ जाता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। सबसिस्टेंस फार्मिंग में किसान अपने परिवार के लिए बचाता है और ना कि उस क्रॉप को बेचकर प्रॉफिट कमाने के बारे में सोचता है। नेक्स्ट आ जाता है लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, मतलब आधुनिक इनपुट जैसे केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इसका जुडिशियस या कह सकते हैं विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता इंडियन एग्रीकल्चर में। सिक्स्थ में आ जाते हैं स्मॉल होल्डिंग्स, छोटी जोत। एक सोचिए आपकी कोई ज़मीन है, एक हिस्सा इधर है, एक हिस्सा उधर है, ऐसे स्कैटर्ड छोटे छोटे पीसेस में आपका जो लैंड है वो बटा हुआ है। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि आप मशीन्स का इस्तेमाल करने में मुश्किल होती है ऐसे टाइप के लैंड्स में। सेवेंथ पे आ जाते हैं लैंडलॉर्ड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, मतलब भूमि स्वामी किराएदार संघर्ष। इसमें कहा गया है कि किराएदार को या फिर टेनेंट को एग्रीकल्चर पे रीइन्वेस्ट करने के लिए
के लिए पैसे नहीं बचते, क्योंकि उनके पैसे ज़्यादातर उसे लैंडलॉर्ड को रेवेन्यू के तौर पर देने पड़ते हैं। 8th पे आ जाते हैं बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, मतलब बैकवर्ड तकनीक। इंडिया में ट्रैक्टर्स या मशीन्स जैसे बाहर के देशों में यूज़ होते हैं, उसकी जगह ज़्यादातर यहाँ पे जानवरों की मदद से जोत की जाती है, जैसे कैटल। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इसका मतलब सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। जैसा कि हम जानते हैं, अच्छा इरिगेशन सिस्टम ना होने की वजह से ज़्यादातर फार्मर्स को बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि एक प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर में। सेकंड पे आ जाते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, जिसका मतलब है वित्त की कमी। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको लोन्स या फाइनेंशियल नीड्स के लिए महाजन्स या मनी लेंडर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, जो कि उन्हें गरीबी में धकेल देती है और ज़्यादा। थर्ड, कन्वेंशनल आउटलुक। इसमें यह है कि इंडियन फार्मर्स के हिसाब से लोग अभी भी इंडियन फार्मर्स में अभी भी फार्मर्स को सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नज़र से फार्मिंग को अभी तक सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नज़र से देखते हैं, ना कि बिजनेस के तौर पे। मतलब वो अभी भी अपने खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ना कि उसे बेचने के या प्रॉफिट कमाने के तौर पर। नेक्स्ट आ जाता है स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर, और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हम मॉडर्न मशीन्स के इस्तेमाल नहीं कर सकते स्कैटर्ड लैंड्स में, बहुत मुश्किल होती है। एक्सप्लॉयटेटिव एग्रीग्रीन रिलेशन। एग्रीग्रीन रिलेशन एक तरीके का बिजनेस रिलेशनशिप है लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच, और इसमें कोई एग्रीकल्चर की एक और प्रॉब्लम है कि इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभार फार्मर को अपने प्रोड्यूस किए हुए जो क्रॉप्स है उसे सस्ते दामों में बेचना पड़ता है ना चाहते हुए, और उसे उसके सही दाम नहीं मिलते। तो आइए अब पढ़ते हैं एग्रीग्रीन रिफॉर्म या फिर कृषि संबंधी सुधार अथवा भारतीय कृषि में सुधार। क्या क्या सुधार किए गए। सबसे पहला है टेक्निकल रिफॉर्म, जिसे तकनीकी सुधार कहते हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग। सेकंड, यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक खाद का प्रयोग। थर्ड है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। अगला है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, वैज्ञानिक खेती प्रबंधन व्यवहार। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, खेती के यंत्रीकृत साधन। सेकंड आ जाते हैं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो कि है संस्थागत सुधार। फर्स्ट है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, जो कि है मध्यस्थों का अनुमूलन। बी है रेगुलेशन ऑफ रेंट, लगान का नियमन। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, चकबंदी। नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड, भूमि की उच्चतम सीमा और अधिक्य भूमि का पुनः वितरण। फिर अगला है कॉर्पोरेटिव फार्मिंग, जो कि है सहकारी खेती। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल रिफॉर्म्स में, मतलब सामान्य सुधार क्या क्या किए गए हैं। सबसे पहले एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सेकंड है प्रोविजन ऑफ क्रेडिट, साख का प्रावधान। नेक्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट्स एंड कॉर्पोरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज़, नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समृद्धियाँ। उसके बाद है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, कीमत समर्थन नीति। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन टू green refers to crops and revolution refers to spurt. It started happening in India in the year 1967 or 68. ये याद रखिएगा, in the 1967 to 68 itself food grain production increased by nearly 25%. 25% production food grain का बढ़ गया.
सबसे पहला है स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हुआ कि वीट, राइस, सब हर एक क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ गई। मेज़, बहुत सारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। सेकंड में है सब्सटेंशियल राइस इन एक्रिएज, एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से फैलोइंग की जो ज़रूरत थी वो कम हो गई। फैलोइंग एक प्रैक्टिस है जिसमें हम जो ज़मीन है उसको हम कुछ देर के लिए उसमें कुछ नहीं उगाते ताकि वो अपनी फर्टिलिटी फिर से रिगेन कर सके। वो उसकी ज़रूरत नहीं होने लगी जब से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ होने लगा। थर्ड में आ जाते हैं शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। तो जैसा कि हमने पढ़ा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग खुद के कंजम्पशन के लिए होता है, जबकि कमर्शियल फार्मिंग प्रॉफिट के लिए होता है। तो लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कमर्शियल फार्मिंग को शिफ्ट किया। फोर्थ आ जाते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, मतलब आत्मनिर्भरता बढ़ गई फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, कि हमें अब किसी भी देश पे कोई भरोसा या निर्भरता रखने की ज़रूरत नहीं फूड ग्रेन के लिए।